नमस्कार सुधा जी और अन्य साथियों। बड़ी खुशी हुई आप सबके सामने एक बार पुनः उपस्थित होते हुए। और आज का जो विषय है, मुझे जो जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की तरफ से बताया गया वो हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन एवं शोध। ये विषय मुझे कहा गया कि आप इस पर बातचीत करें। साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन पर कोई बात करने के पहले हमें ये चीज़ जान लेना चाहिए, और शायद हम में से अधिकांश इस बात को जानते भी हैं कि इतिहास जो है वो केवल घटनाओं का तथ्य संकलन मात्र नहीं होता। अमूमन घटनाओं की यथावत उपस्थिति को इतिहास मान लेने की या बीता हुआ कल मान लेने की, जो इतिहास का एक दूसरा पर्याय है, एक समझ रही है। लेकिन घटनाओं का यथावत संकलन और जो कुछ हुआ जैसे हुआ उसका बयान इतिहास नहीं है। इतिहास केवल घटनाओं का संकलन न होकर विचारों का भी उसमें समायोजन होता है। और ये भी होता है कि विचार के बिना अगर किसी घटना का बयान संभव नहीं है, तो यह भी उतना ही बड़ा सच है कि घटनाओं की क्रिया प्रतिक्रिया में विचारों का मार्जन और परिमार्जन भी होता चलता है। ये दुतरफा प्रक्रिया है। कोई एक पक्ष की केवल घटना का यथावत विश्लेषण अथवा केवल विचार ही विचार इतिहास का निर्माण नहीं करते। हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में अगर बात करें, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा है और साहित्य इतिहास पर ही अगर हम बात करें। मैम सॉरी मैम, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, आप दिख नहीं रही है मैम हमें। मैंने वीडियो बंद कर रखा है, अगर आप कहें तो ऑन कर, पर हमारा डाटा जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, नहीं मुझे लगा कि कहीं हमारी तरफ से कोई दिक्कत। नहीं, अगर आप चाहें तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन ओके। जी, तो मैंने इसीलिए किया कि एक तो सुबह से थोड़ी डिस्टरबेंस थी और हमारा वाईफाई चल नहीं रहा, तो मोबाइल डाटा का थोड़ा सा संकट रहता है। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि इतिहास जो है, इतिहास लेखन जो है वो घटना और विचारों का सहमेल है। केवल घटना ही इतिहास नहीं है और केवल विचार ही इतिहास नहीं। और कई बार घटनाओं के मध्य घटनाओं की घटने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इतिहास एक प्रोसेस का नाम भी है, प्रक्रिया का नाम भी है। तो जो प्रोसेस है उसके बीच से विचार का निर्माण होता है, पक्ष विपक्ष तय होते हैं। हमारा कंसर्न एरिया हिंदी साहित्य का इतिहास है, और हिंदी साहित्य का इतिहास का फलक इतना व्यापक है। अगर मैं एकदम आरंभ से शुरुआती जो कोशिशें हैं वहाँ से शुरू करूँ तो, और अब तक एक एक को गिनाऊँ, तो वो बहुत लंबा एक सिलसिला बन जाएगा। तो मैंने कुछ इतिहासकारों को, जो साहित्य इतिहासकार हैं, उनको चुना है अपने आज की बातचीत के लिए। और जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि, और सुधा जी ने कहा कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है वो हमें एक मुकम्मल दृष्टि देता है। ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हमें एक मुकम्मल दृष्टि देता है, और ये सच भी है आंशिक तौर पर, क्योंकि बहुत बाद की जितनी भी कोशिशें हैं और उनके तुरंत बाद की भी जितनी कोशिशें हैं, वो कहीं ना कहीं रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से टकराती, उससे बातचीत करती और उसको क्वेश्चन करती हुई ही आगे बढ़ती है। फिर भी रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास और इतिहास में उठाई गई बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको एकदम से खारिज करना, उस ढांचे को खारिज कर पाना हमारे अन्य साहित्य इतिहासकारों के लिए संभव नहीं हो पाया है। और हालांकि कालक्रम के अनुसार, नाम की परिगणना के अनुसार तरह तरह से हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में इतिहास आपको मिल जाएंगे, और तो और किसी एक कालखंड को ही आधार बनाकर लिखा हुआ इतिहास भी मिल जाएगा।
और किसी एक व्यक्ति विशेष को केंद्रित करके लिखा हुआ इतिहास भी मिलेगा। और इस तरह से इतिहास लेखन की अलग अलग तरह की कोशिशें चली हैं, लेकिन सबके कंसर्न का, सरोकार का जो बड़ा हिस्सा है वो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है। और उसका कारण भी है कि रामचंद्र शुक्ल जिस तरह से साहित्य इतिहास का ढांचा निर्मित करते हैं और उसमें नामकरण इत्यादि का जो एक पैमाना तय करते हैं, उस पर उसके पक्ष या विपक्ष में बात करते हुए साहित्य इतिहास की जो परवर्ती धाराएं हैं और लेखन है वो विकसित हुई। तो अगर हम ये कहना चाहें कि इतिहास लेखन की जो पहली कोशिशें हैं उनको एक बार छोड़ दें और दृष्टि के आधार पर, माने साहित्य इतिहास लेखन की जो दृष्टि है केवल घटना साहित्य इतिहास लेखन का आधार न होकर अगर दृष्टि शामिल करके उसमें बात करें, तो पहला नाम हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही नज़र आता है। और वहाँ वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह इत्यादि को भी जैसे साहित्य इतिहास लेखन और उस पर विचार करने का एक मुद्दा थमाते नज़र आते हैं। तो ये सारे इतिहासकार यानी साहित्य इतिहासकार कहीं ना कहीं स्वयं आलोचक भी थे। ये चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए। चाहे रामचंद्र शुक्ल हों, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, और रामविलास शर्मा या नामवर सिंह या राहुल सांकृत्यायन इत्यादि जितने भी हैं, ये स्वयं रचनाकार हैं, आलोचक हैं और इतिहास भी लिख रहे हैं। इतिहास लिखने का प्रयास भी इन्होंने किया है। तो ये एक तथ्य है कि साहित्य इतिहास की जो आधुनिक बहसें हैं उनको इन्होंने अपने इतिहास के लेखन में भी और आलोचना में भी दोनों तरह से उठाया है। ये इतिहासकार भी हैं, आलोचक भी हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि आलोचना इन्होंने पहले लिखी और वो चीज़ इनके इतिहास लेखन में बाद में आई, तो और रचनाएं आई इनकी, और फिर उससे एक इतिहास लेखन की दृष्टि निर्मित हुई। जैसे राहुल सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा कई सारी जो इतिहास लेखन के और इतिहास की समझ के कई सारे नए रास्तों को खोलता है। हालांकि वो इतिहास नहीं है, वो रचना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। और मैं बात करना चाहूँगी कि शुरुआत में रामचंद्र शुक्ल से ही करना चाहूँगी कि रामचंद्र शुक्ल ने जिस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, रचना और रचनाकारों की उसके अंदर एक प्लेसिंग की, उनको उनकी जगह पर स्थापित करने का काम किया। और दिलचस्प तो ये है कि ऐसा ज़बरदस्त स्थापित किया कि उनको हिलाना उनकी जगह से बहुत मुश्किल रहा। कोशिशें हुई कि तुलसी की जगह कबीर को प्रतिष्ठित कर दिया जाए और कबीर के साथ साथ अन्य जो रचनाकार हैं उनको भी शामिल किया जाए, लेकिन ये बहुत थोड़ी सी दिक्कत वाली कोशिश रही। इतना सहज नहीं रहा कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो प्लेसिंग की गई थी रचनाकारों की, उसको बड़ी आसानी से कोई हिला पाए, तो मुश्किल रहा। तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन की ही अगर हम बात करें, तो जिन चीज़ों को पहले वो चुनते हैं साहित्य इतिहास लेखन के क्रम में, और जो नज़रिया है उनका, दृष्टिकोण है उनका, उसमें, और ये दृष्टिकोण उनके पूरे साहित्य इतिहास लेखन में पैबस्त है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय उन्होंने जिन चीज़ों की खोज की, अगर उसको बहुत संक्षेप में हम बताने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दृष्टि का आधार बनी वह सामंजस्य थी। यानी विभिन्न पद्धतियों, प्रवृत्तियों, रचनाकारों, घटनाओं के बीच सामंजस्य का स्थापन। दूसरा जो उनके इतिहास लेखन दृष्टि का आधार है और महत्वपूर्ण आधार है, वो है संतुलन। यानी सामंजस्य और संतुलन बनाना रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन की अन्यतम विशेषता रही।
और ये जरूरी भी था। उस दौर को अगर आप याद करें, जिस समय रामचंद्र शुक्ल अपना इतिहास लिख रहे थे, तो ये एक महत्वपूर्ण समय की महत्वपूर्ण मांग थी कि सामंजस्य और संतुलन को स्थापित करके जितने भी द्वंद्ववादी स्वर हैं, जितने भी कह सकते हैं कि विरोधी स्वर हैं अथवा जो विसंवादी स्वर हैं, उनको किस तरह से एक लय में, एक संतुलन और सामंजस्य की लय में लाकर रखा जाए और उनके बीच से कोई बात निकाली जाए। तो सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने की चेष्टा रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन में आदि से अंत तक पैबस्त है। इसी तरह से उनके इतिहास लेखन का एक और महत्वपूर्ण आधार बनता है, वो है सामाजिकता, जिसे रामचंद्र शुक्ल अपनी भाषा में बहुधा लोक मंगल की भावना के साथ नत्थी करके देखते हैं कि जो लोक मंगल की भावना और कुछ नहीं, सामाजिकता की स्थापना ही है, बृहत्तर हितों की स्थापना ही है, वैयक्तिकता के जगह पर सामाजिकता की स्थापना है। ध्यान रखिएगा कि इस क्राइटेरिया का भी, इस कसौटी का भी अपना महत्व है। आधुनिक काल और आधुनिक कालीन जो साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि है, आधुनिक काल की पहचान जिस विचारधारा से, जिस आइडिया से बनती है, वो वैयक्तिकता का विचार है, यानी इंडिविजुअलिटी का विचार है। आधुनिक काल की पहचान में से एक महत्वपूर्ण पहचान वैयक्तिकता का उभार है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल वैयक्तिकता की जगह पर सामाजिकता को तरजीह देते हैं अपने साहित्य इतिहास लेखन में। और ऐसा देने के पीछे कारण क्या है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मुझे लगता है यही, चलिए मैं यही बात करती हूँ इस चीज़ की, कि ऐसा करने के पीछे वैयक्तिकता की जगह आधुनिकता की पहचान वैयक्तिकता से बनती है, लेकिन वैयक्तिकता पर सामाजिकता को तरजीह देने के पीछे रामचंद्र शुक्ल के सामने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का पूरा परिप्रेक्ष्य था। औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन एक बहुत बड़ी परिघटना थी, जो उससे गुजरकर ही किसी भी तरह का इतिहास, चाहे वो समाज का हो, साहित्य का हो, व्यक्ति का हो या किसी अनुशासन का हो, किसी भी तरह का इतिहास लिखा जा सकता था। तो यह जो सामाजिकता का आग्रह है रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन में, उसका आधार और उसकी पृष्ठभूमि औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम तैयार कर रहा था। और आखिरी जो क्राइटेरिया कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन और नामकरण के लिए रखी थी और साहित्य इतिहास का बुनियादी आधार जिसे बनाया था, वह था विचारधारा। और विचारधारा के पक्ष में रामचंद्र शुक्ल खड़े दिखाई देते हैं। आप देखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन में जहाँ रचनाकारों के स्थानीयता की बात है, उनके गांव, उनके परिवार, उनका अन्य सामाजिक संबंध इत्यादि को बताने की जो कोशिश है, उसके साथ साथ वह किस तरह के लेखन में विश्वास करते थे, उनके लेखन का बुनियादी आइडिया, विचारधारा क्या है, उसको बताने में भी रामचंद्र शुक्ल की खासी दिलचस्पी है। और इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने, ये हम सब जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन और नामकरण के लिए कुछ कसौटियाँ तय की, और वो महत्वपूर्ण कसौटी दो ही थी। उसमें एक कसौटी थी कि प्रवृत्ति की प्रमुखता और ग्रंथों की प्रचुरता। ये दो महत्वपूर्ण कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास लेखन में किसी काल खंड को पहचानने के लिए, जैसे व्यक्ति को पहचानने के लिए नाम की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही किसी कालखंड को पहचानने के लिए उसे किस नाम से पहचाने और किन स्वरूपों में पहचाने, इसको जानने के लिए रामचंद्र शुक्ल ने दो कसौटियाँ तय की। एक तो प्रवृत्ति की प्रमुखता, यानी कौन सी प्रवृत्ति, कौन सी विशेषता, कौन से विचार का लेखन, किस विचार का लेखन उस समय और समाज में मिल रहा है, और दूसरा कि कितनी किताबें उस समय उस तरह की, एक ही तरह की, जिसके आधार पर नामकरण किया जा सके, मिल रही हैं। और
उन्होंने एक तीसरा क्राइटेरिया जो इसके लिए तय किया वह था शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति। शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति के प्रति इतने आग्रहशील थे रामचंद्र शुक्ल कि उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आरंभ में ही स्पष्ट किया कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन आता है। ये उन्होंने अपने साहित्य इतिहास के आरंभ में ही लिखा है और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ये जो साहित्य इतिहास है वो दरअसल क्या है, आदि से अंत तक शिक्षित जनता की इन्हीं चित्तवृत्तियों का साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये उनकी डेफिनेशन है साहित्य के इतिहास की। यानी अब इसमें देखिए, ये जो मैं जानबूझकर पहले आपके सामने कसौटियों की बात कर रही हूँ कि एक साहित्य इतिहासकार किन कसौटियों को आधार बनाता है, क्या मानक अपने लिए तय करता है साहित्य इतिहास लेखन का, और वह इतना ठोस और प्रचलित मानक है कि अभी तक, यानी हमारी विद्वान सहकर्मी सुधा जी जब बात कर रही हैं तब भी उन्होंने यही कहा कि रामचंद्र शुक्ल ने जो लिख दिया है वो कितना प्रामाणिक और महत्वपूर्ण है और वो कितनी समग्रता में हमारे यहाँ साहित्य इतिहास लेखन की एक धारा उनसे विकसित होती है। यानी उनका महत्व आज तक हम स्वीकार करते हैं, उस पर सवाल नहीं उठाते। दिक्कत आगे आती है कसौटियों को समझने के बाद। जब आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं तब हम सवाल भी उठाने का प्रयास करते हैं। मैं इसलिए पहले रामचंद्र शुक्ल के यहाँ जो मौजूद कसौटियाँ हैं उसकी चर्चा कर रही हूँ। अब ये जो शिक्षित जनता है, आप इसकी अवधारणा पर अगर विचार करें तो जाहिर है कि सभी व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकते, और जब सभी व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकते तो सभी को कलाओं के आस्वादन का अधिकार भी नहीं मिल जाता। ये ठीक है कि हर समय में ऐसी स्थिति रही है कि नाटककार, नाट्य सिद्धांतकार से लेकर काव्यशास्त्र के अंतर्गत भी सहृदय की परिकल्पना पेश की गई है। यानी सामाजिक कैसा हो, रसिक कैसा हो, सहृदय कैसा हो, ये बताया गया है। यानी साहित्य और कला के तमाम रूपों के आस्वादन का अधिकार किसको है, ये बताया गया है। तो ऐसे में रामचंद्र शुक्ल भी अगर अपने साहित्य इतिहास लेखन की कसौटी के लिए शिक्षित जनता को टारगेट करते हैं और उसकी चित्तवृत्तियों के संचित प्रतिबिंब को साहित्य मानते हैं और उन संचित प्रतिबिंब में परिवर्तन और परिवर्धन की परंपरा को के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने को साहित्य इतिहास का नाम देते हैं, तो कोई गलत नहीं करते। लेकिन ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल के इन जो 5-6 क्राइटेरिया हैं साहित्य इतिहास लेखन का, जिनका संक्षेप में मैंने जिक्र किया, ये साहित्य इतिहास लेखन के मानक या कसौटियाँ अंततः एक्सक्लूजनवादी हैं, यानी बहिष्करण मूलक हैं। इसमें जनता और शिक्षित जनता का भेद मौजूद है और रामचंद्र शुक्ल ने ये एक्सक्लूजन किया भी है, ये अंतर किया भी है। उन्होंने बहुत सारे कवियों को जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और अपने उनका सामाजिक संदर्भ शिक्षित नहीं था, उनकी वाणी अटपटी थी, तो रामचंद्र शुक्ल के यहाँ उनको वरीयता नहीं मिली। कबीर को स्वीकार न कर पाने के पीछे यही एक बड़ा कारण रहा। इसके अलावा अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि उन्होंने कबीर की वाणी को लेकर और नाथ सिद्धों के बारे में जिस तरह की टिप्पणियाँ लिखी, उसमें शिक्षित अशिक्षित वाला भेद साफ साफ देखा जा सकता है। और जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर, उसमें भी उन्होंने शुरुआत में ही लिखा कि 5 या 6 वर्ष हुए
छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा बनाया गया था। और जब विद्यार्थी के लिए साहित्य इतिहास लिखा जा रहा है, शिक्षित जनता के चित्तवृत्तियों को लक्ष्य करके साहित्य इतिहास लिखा जा रहा है, तो जाहिर है कि उसमें बहिष्करण और बाहर ठेल दिए जाने की एक चेतना मौजूद है। और शुक्ल जी के यहाँ ये शब्द शिक्षित जनता, भोली भाली जनता, सामान्य जनता इतनी बार आया है उनके साहित्य इतिहास लेखन में। अगर आप गौर करें तो उन्होंने नाथ सिद्धों या और कबीर के बारे में लिखते हुए लिखा है कि इन्होंने अपनी अटपटी वानियों से भोली भाली जनता को बहलाकर अपनी तरफ कर लिया। कुछ इस तरह के वाक्य उनके साहित्य इतिहास में हैं। ये तीन टर्म्स हैं, शिक्षित जनता, सामान्य जनता और भोली भाली जनता। शुक्ल जी के यहाँ खूब इसका इस्तेमाल है। और इसमें देखिए कि एक्सक्लूड कौन होता है। साहित्य इतिहास जब हम लिखते हैं तो उसमें इंक्लूजन का सवाल जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही एक्सक्लूजन का सवाल भी महत्वपूर्ण है। छूटता क्या है और वो छूटा हुआ क्या इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर दोबारा बात की जाए, अथवा वो ओझल कर देने लायक है। तो यहाँ गौर कीजिए कि शुक्ल जी के साहित्य इतिहास में जिस शिक्षित जनता को शामिल किया गया और व्यापक संख्या में, बड़ी संख्या में ऐसी जनता जो शिक्षित नहीं है, भोली भाली और सामान्य जनता है, उसको बाहर कर दिया गया। तो उस भोली भाली और सामान्य जनता में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं? शिक्षा का अधिकार अगर स्त्रियों के साथ जोड़ के देखा जाए, अगर दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जोड़कर देखा जाए, तो आपको समझ में आएगा कि शिक्षित होने की जो शर्त रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहास के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए रख रहे हैं, वो कितनी कठिन शर्त थी। और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अगर वो सर्व संग्रहवादी नहीं है तो, और उसके पीछे कोई विचारधारा, कोई आइडिया, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल स्वयं अन्य रचनाकारों के बारे में बात करते हुए कहते हैं और इन कसौटियों का प्रयोग किया गया है, तो वह विचारधारा और वो विचार क्या है? वो एक्सक्लूजन का है या इंक्लूजन का है? यहाँ देखे जाने की ज़रूरत है और सवाल उठाए जाने की ज़रूरत है कि इतिहास में शामिल किए जाने और इतिहास में छोड़ दिए जाने की जो प्रक्रिया है, वो इतनी भी निर्दोष प्रक्रिया नहीं है। और इसी अर्थ में रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के संदर्भ में अभी जितने आइडेंटिटी के सवाल से जुड़े हुए जिन समुदायों का अस्तित्व आया है सामने, उनका लिखा हुआ, उनके विचार साहित्य इतिहास लेखन की दिशा को प्रभावित करने वाले नहीं रहे, क्योंकि वो एक्सक्लूड कर दिए गए, शामिल ही नहीं किए गए, उन पर बात ही नहीं की गई। और इस तरह से शिक्षित जनता में साहित्य मर्मज्ञता और साहित्य सृजन इत्यादि के लिए जो सुविधाएं शिक्षित जनता को सहज ही उपलब्ध हो सकती है, आप उन सुविधाओं को भी देखेंगे कि स्त्रियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और जो धार्मिक या अन्य तरह के अल्पसंख्यक लोग हैं, भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए सहज ही उपलब्ध करना संभव नहीं था। लेखन के लिए जिस तरह की सुविधा और जिस तरह की परिस्थितियों और माहौल की ज़रूरत होती है, वो आसान नहीं था। और इसमें जाहिर है कि सिर्फ शिक्षित जनता और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें ही शामिल हो पाईं। इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में हम सहज ही देखते हैं कि बहिष्कार का हाइपोथेसिस अपने आप शामिल हो जाता है जब वो शिक्षित जनता की कसौटी रख देते हैं। थोड़ा सा और आगे चलकर अगर हम देखें तो उन्होंने जो समस्याएं स्थिर की, साहित्य इतिहास की समस्याएं क्या थी और जो समस्याएं स्थिर की,
उनमें एक बार फिर से स्त्री को, दलित को, अल्पसंख्यक को और अन्य तरह के जो कमज़ोर समुदाय हैं उनको अनुपस्थित बनाया। और जो साहित्य इतिहास की महत्वपूर्ण समस्या है, जो रामचंद्र शुक्ल से लेकर रामविलास शर्मा तक चली आती है, रामविलास शर्मा भी भारतीय साहित्य इतिहास की समस्याएं जो पुस्तक लिखते हैं उसमें भी काल विभाजन और नामकरण की समस्या बहुत बड़ी समस्या ठहरती है। और ये समस्या चली आ रही है रामचंद्र शुक्ल के तरफ से। और उन स्त्रियों की जो काल विभाजन और नामकरण की समस्या को स्थिर किया, उसमें उन्होंने दो चीज़ों को प्रमुखता दी, ग्रंथों की प्रचुरता और प्रवृत्ति, जिसकी चर्चा हम पहले कर आए हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ये दो क्राइटेरिया, यानी ग्रंथों की प्रचुरता और प्रवृत्ति, ये दो यानी एक ही तरह की प्रवृत्ति की कई रचना और ढेर सारी रचनाओं का उपलब्ध होना, तो ये जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया, इसमें स्त्रियों का लिखा हुआ ढेर सारी मात्रा में मिलना, दलितों का लिखा हुआ ढेर सारी मात्रा में मिलना और अन्य तरह के अल्पसंख्यकों का लिखा हुआ ढेर सारी मात्रा में मिलना संभव नहीं था, क्योंकि इनको बुनियादी सुविधाएं ही समाज में हासिल नहीं थी। तो ऐसे में एक्सक्लूजन का यह जो काल विभाजन और नामकरण का मानक तैयार किया गया, यह भी अपने आप में एक्सक्लूजन या बहिष्करण का एक बहुत बड़ा साधन बना। उन्होंने दूसरी जो कसौटी तय की थी, जिसकी चर्चा हमने की, वह सामंजस्य और संतुलन की। और सामंजस्य और संतुलन के क्रम में उन्होंने कहा कि यह जो सामंजस्य समाज में रहने वाली शिक्षित जनता की रुचियों और परिवर्तन, घटनाओं में हो रहे, समाज में हो रहे जो परिवर्तन हैं और शिक्षित जनता की रुचियां हैं, उनके बीच संतुलन कहाँ? समाज में घट रही घटनाओं और शिक्षित जनता की रुचियों में जो परिवर्तन आ रहा है उसके अनुसार उसमें संतुलन बिठाने की बात की। तो इसमें भी हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के परसेप्शन में, उनके दिल दिमाग पर शिक्षित जनता और उनकी अभिरुचियाँ, उनके विचार ही हावी रहे। और देखेंगे कि संतुलन की बात करते हुए किस तरह से रामचंद्र शुक्ल असंतुलित फ्रेमवर्क वाले तमाम स्वरों को अपने साहित्य इतिहास से बाहर कर देते हैं। और साहित्य इतिहास में बहस किस बात पर होती है? तुलसी महान है कि कबीर, सूर बड़े हैं या कोई और, देव बड़े हैं या बिहारी। तो और बाद में जितने इतिहास ग्रंथ लिखे गए, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का तुरंत बाद ही लिखा गया, उसमें भी जो बातचीत चल रही है और कबीर को जिस तरह से उन्होंने एक अलग पुस्तक लिखकर स्थापित किया, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव, विकास और भूमिका के अलावा, उसमें उन्होंने कबीर को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। और ये धारणा उसके पीछे काम कर रही थी कि रामचंद्र शुक्ल ने चूंकि कबीर को उपेक्षित किया, तो कबीर की साहित्यिक प्रतिष्ठा करना, जो प्रगतिशील और मानवतावादी आलोचना का पक्ष है, उसके लिए आवश्यक है। लेकिन ये इस तरह की बहसों से कि कबीर बड़े या तुलसी, सूर बड़े या कोई और, देव बड़े या बिहारी, इन तमाम बहसों से निकल क्या रहा है? जो चीज़ निकल रही है, क्या वो हाशिए के उपेक्षित लोगों को या फिर ऐसे लोगों को जो बहुसंख्यक जनता है उसको शामिल करने की तरफ जाती है, या सिर्फ टोकनिज्म के तौर पर कुछ रचनाकारों को प्रतिष्ठित करके बात खत्म कर दी जाती है और इतिहास को ज़्यादा न्यायसंगत और ज़्यादा मानवीय केवल ऊपर से कॉस्मेटिक तरीके से कर छोड़ दिया जाता है? तो हम देखेंगे कि कबीर की प्रतिष्ठा करने के बावजूद भी जो हमारा साहित्य इतिहास लेखन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से आगे तक का, शुक्ल जी और द्विवेदी जी और उसके बाद तक का भी, वह इतिहास लेखन, मुख्य धारा का जो इतिहास लेखन है, वह सबको अपने भीतर लेकर नहीं चल रहा। कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को, घटनाओं को और विचारों को वह प्रमुखता दे रहा है। और इसलिए आप
किसी भी इतिहास पुस्तक को उठा जाइए, उसमें बहुत बुनियादी फर्क नज़र नहीं आएगा जो एक इतिहास लेखन की दृष्टि को दूसरे इतिहास लेखन की दृष्टि से अलगा रहा हो। उसमें बस थोड़ा सा खाना पूर्ति या संतुलन बिठाने की वही चेष्टा जिसको क्राइटेरिया के तौर पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में रखा था, लगभग वही संतुलन और सामंजस्य बिठाने की चेष्टा दूसरे इतिहासकार करते दिखाई देते हैं। तो इस सामंजस्य और संतुलन की कसौटी का एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि ये होता है कि समय, परिस्थिति और विभिन्न तरह के आंदोलनों के दबाव के तहत नई मांग, नई आवाज़ें, नए तबकों के हक की बातें उभर कर आती हैं। और ऐसा भी होता है कि साहित्य इतिहास का जो लेखक है, रचनाकार है, इतिहासकार है, वह उसके दबाव में अपने साहित्य इतिहास में संशोधन, परिवर्धन करता है। रामचंद्र शुक्ल ने जिस तरह से साहित्य इतिहास लिखा था, उसमें कई संशोधन और परिवर्धन किए थे, बहुत बार संशोधित हुआ वह साहित्य इतिहास। लेकिन और एक उदाहरण तो मैं छायावाद का देना चाहूँगी कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद संबंधी जो अपनी धारणा थी उसको किस तरह से परिवर्तित किया। शुरू में तो छायावाद को वो खारिज ही कर रहे थे, उसकी रहस्यवादिता और अन्य चीज़ों की आलोचना करते हुए, लेकिन बाद में उसकी लाक्षणिकता और उसका जो भाषा सौंदर्य है उसके आधार पर उन्होंने छायावाद को स्वीकार किया। और यही नहीं, पंत पर, महादेवी पर और अन्य रचनाकारों पर भी उन्होंने, यहाँ तक कि प्रसाद के काव्य संग्रह आंसू पर उन्होंने बड़ी खराब टिप्पणी लिखी थी, उसको उन्होंने संशोधित करके ठीक से अपने इतिहास में पुनः उसकी प्लेसिंग की। तो इतिहास, जो साहित्यिक आंदोलन हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, उनका दबाव साहित्य इतिहास पर पड़ता है और वो चीज़ें वहाँ बदलती हैं। इतिहासकार अगर उस दबाव को महसूस करे तो चीज़ें बदलती हैं। लेकिन अगर इतिहासकार वहाँ भी अपनी चयन मूलक दृष्टि का ही उपयोग करेगा और वही दृष्टि प्रधान दृष्टि बनी रहेगी, तो दिक्कत होती है कि इतिहासकार वहाँ भी कुछ चीज़ों का दबाव अपने ऊपर महसूस करता है और बहुत सारी चीज़ों का दबाव अपने ऊपर महसूस नहीं करता। जैसे जिस समय रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहास लिख रहे थे और उसमें संशोधन परिवर्धन कर रहे थे, उस समय महिलाओं का लिखा हुआ प्रचुर मात्रा में सामने आ चुका था। अगर प्रचुरता को ही साहित्य इतिहास लेखन की कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार की थी, तो कोई वजह नहीं थी कि महिलाओं के लेखन की उपस्थिति होने के बावजूद महिला लेखन का कोई नोटिस उनके साहित्य इतिहास लेखन में नहीं लिया जाता किसी भी कालखंड में। यहाँ तक कि छोटी गद्य, हिंदी के अन्य गद्य रूप करके उन्होंने एक 2-4 पन्ने की एक टिप्पणी लिखी है, उसमें भी उन्होंने केवल एक लाइन में महिला लेखन को निपटा दिया है। जबकि गद्य के आविर्भाव के साथ, आधुनिक हिंदी गद्य, खड़ी बोली हिंदी गद्य के आविर्भाव के साथ बड़ी मात्रा में महिलाओं ने लेखन की दुनिया में कदम रखा था। ये गद्य के अपने जेनर को आप कह सकते हैं कि उसका एक जनतांत्रिक जो फॉर्मेट है गद्य का, उसके कारण संभव हुआ, छापे की मशीन के कारण संभव हुआ, और जो चेतना का परिवर्तन था जिसमें भागीदारी, बराबरी का बोध था, इसकी वजह से पैदा हुआ, या फिर स्त्री शिक्षा की वजह से पैदा हुआ। जो ये तमाम कारण मिलकर एक परिवेश तैयार कर रहे थे जिसमें महिलाएं बड़े पैमाने पर लिख रही थी। और कई साहित्य की विधाएं तो ऐसी थीं जिनकी शुरुआत ही महिलाओं के द्वारा हुई थी। फिर भी रामचंद्र शुक्ल ने कुछ एक का नोटिस लेते हुए भी बहुतों को अनदेखा किया। मसलन जब आधुनिक हिंदी कहानी के आरंभ की बात होती है, पहली कहानी कौन की बहस होती है, तो आप देखिए कि वहाँ पर 4-5 कहानियाँ
शामिल की जाती है। स्वयं रामचंद्र शुक्ल की एक कहानी है 11 वर्ष का समय, वह भी उसमें शामिल है। और राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला की कहानी भी उसमें शामिल है, दुलाई वाली। और तो और बंग महिला और रामचंद्र शुक्ल के बहुत मतलब परिचय के संबंध थे। दोनों का आपस में विचार विनिमय हुआ करता था। और बंग महिला की रचनावली कुसुम संग्रह की भूमिका रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी, उसे प्रकाशित करवाने में मदद की थी। लेकिन साहित्य इतिहास लेखन की जब बात आती है, रचनाओं की उपलब्धता और प्रचुरता और प्रवृत्ति, एक तरह की प्रवृत्ति का प्राधान्य, ये जो कसौटी उन्होंने तय की थी, इस पर महिला लेखन को वो कहीं जगह नहीं देते, जबकि इस कसौटी को महिला लेखन पूरा कर रहा होता है। स्त्रियों के काव्य संग्रह आ रहे हैं, स्त्रियों का कथा संग्रह आ रहा है, स्त्रियों के लिखे उपन्यास आ रहे थे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के यहाँ ये चीज़ नदारद है। साहित्य इतिहास लेखन में ये चीज़ नदारद है। और एक बार रामचंद्र शुक्ल के यहाँ नदारद है, मतलब बाद में भी नदारद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी की कहानी लेखिकाएं या गद्य लेखिकाएं करके एक छोटा सा बस चलताऊ टिप्पणी मात्र उनके साहित्य इतिहास लेखन में मिलता है। और अलग से विस्तार से कोई ऐसा नोटिस हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रवृत्ति की प्रधानता और ग्रंथों की प्रचुरता के बावजूद नहीं लिया जाता। जबकि उसी दौर में आधुनिक हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें, किस कालखंड को खोलने की आप बात करते हैं, हम आधुनिक कालखंड में चले जाएं, मध्यकाल में चले जाएं, आदिकाल में चले जाएं, तीनों ही जगहों पर अगर आप देखें, यानी साहित्य इतिहास लेखन का जो ढर्रा है, जो आधुनिक काल में आरंभ हुआ, साहित्य इतिहास लेखन के प्रयास आधुनिक काल में ही आरंभ हुए। और आधुनिक काल में खड़े होकर जब हम आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल को, यानी अपने समसामयिक काल को विवेचित करते हैं, तो दृष्टि हमारी वही है जो आधुनिक काल में अपने समकालीन रचनाकार और महिला स्त्री जो रचनाकार हैं उनके प्रति है। वही दृष्टिकोण आदिकाल में भी है और वही दृष्टिकोण मध्यकाल के संदर्भ में भी है। मध्यकाल का सारा तामझाम, मैं अभी मध्यकाल पर नहीं, आधुनिक काल पर ही कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आधुनिक काल में अगर सिर्फ एक क्राइटेरिया उठा लें कि ग्रंथों की प्रचुरता और प्रवृत्ति का प्राधान्य, तो इस क्राइटेरिया के स्वीकार करने के बावजूद रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहास में मौजूद बहुत बड़ा लेखन जो महिलाओं का था उसकी उपेक्षा करते हैं, उसे शामिल नहीं करते। जबकि उनके समय में स्वयं वो और अन्य बड़े बड़े नाम महिलाओं के लिखे पर टिप्पणियां कर रहे थे। महिलाओं का लिखा पत्र पत्रिकाओं में छप रहा था। महिलाएं एक नहीं, लगभग सभी गद्य पद्य विधाओं में सक्रिय थीं। बावजूद इसके महिलाओं की कविता पुस्तक प्रकाशित हो रही थी, उनके कहानी संग्रह प्रकाशित हो रहे थे, उनके निबंध संग्रह प्रकाशित हो रहे थे, उनके नाटक और अन्य चीज़ें प्रकाशित हो रही थी। उनकी भूमिकाएं, किसी की भूमिका अज्ञेय लिख रहे हैं, किसी की भूमिका प्रेमचंद लिख रहे हैं, किसी की भूमिका स्वयं रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके शिवपूजन सहाय लिख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन ग्रंथों का उल्लेख हिंदी साहित्य के इतिहास के न तो शुक्ल जी के इतिहास में है, न द्विवेदी जी के इतिहास में है, न रामविलास शर्मा के यहाँ है, न नामवर जी के हैं। ये नोटिस नहीं लिया जाता। लिखा हुआ है फिर भी नोटिस नहीं लिया जाता। क्या रामचंद्र शुक्ल का वो ढांचा जो नामकरण और काल विभाजन का ढांचा है, वो इससे प्रश्नांकित होता है कि नहीं होता? हमें इतिहास लेखन पर अगर बात करनी है तो उन कसौटियों को भी एक बार पुनः कसना होगा कि उन कसौटियों को क्या ठीक निरपेक्ष और तटस्थ वैज्ञानिक चेतना से युक्त सभी पर लागू किया गया है, या चुनिंदा तरीके से उन कसौटियों को अपनी सुविधा के लिए, अपने विचारों के पृष्ठपोषण के लिए लागू किया गया है। तो ये चीज़ हम यहाँ रामचंद्र शुक्ल से लेकर बाद तक देखते हैं। इसी तरह से अगर हम छायावाद के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल की बात करें, क्योंकि छायावाद एक ऐसा प्रिय कालखंड है जो
लगभग सभी रचनाकारों को, आलोचकों को पसंद है। आज भी अगर किसी से आप कहें, पूछें आपकी प्रिय कवि कौन है, खास करके शुरुआती दौर में जब हम अपने युवा काल में और किशोरावस्था में रहते हैं तो हमें छायावाद बहुत प्रिय लगता है। और मैंने रामविलास शर्मा जी से पूछा था, मेरा काम रामविलास जी पर ही है, तो पीएचडी जब मैंने उन पर पूरी की तो मैं उनसे मिलने गई और मैंने उनसे पूछा, बातचीत 2-3 घंटे चली, तो बातचीत में ही हमने उनसे पूछा कि सर आपके प्रिय कवि कौन हैं। तो उन्होंने निर्विवाद तरीके से कहा निराला। यानी प्रिय कवियों की श्रेणी में, प्रिय रचनाकारों की श्रेणी में, और आप जो हम सब जो आज एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हम सब भी अगर पूछें एक अपने मन से कि हमारे प्रिय लेखक लेखिका कौन हैं, तो शायद 70% से ज़्यादा लोगों का जवाब छायावाद और उसके इर्द गिर्द के रचनाकार होंगे, है ना। किसी को बच्चन, किसी को प्रसाद, किसी को निराला, किसी को महादेवी का गद्य या पद्य पसंद हो सकता है। और ये एक कालखंड की स्वीकार्यता के लिए, एक कालखंड की लोकप्रियता को पहचानने के लिए सबसे बड़ा पैमाना है। तो इस छायावाद के संदर्भ में मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि किस तरह से छायावादी जो रचनाशीलता है उसके दबाव से प्रभावित होकर रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के संबंध में अपनी राय अपने साहित्य इतिहास के भीतर बदली थी। लेकिन यह राय जो इतनी बार संशोधित, परिवर्धित संस्करणों में बदल कर सामने आई, छायावाद के भीतर जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा, उनका मूल्यांकन वो किस तरह और किन शब्दों में करते हैं। और ये ढर्रा सिर्फ महादेवी के लिए नहीं है। भक्तिकाल के संदर्भ में जब वो मीरा के लिए बात करते हैं तो वहाँ भी इसी तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। मैं उसका जिक्र करूँगी। पहले मैं आपके सामने महादेवी के संदर्भ में जो वो कह रहे हैं उसकी बात करूं। यानी एक तरफ रचनाकार की अपनी साउंडनेस, उसका अपना ज्ञान, उसका अपना रचनात्मक दबाव और उसका अपना जो लेखन की परिपक्वता है वह इतना ज़बरदस्त है कि महादेवी के लिए रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा कि छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली थी वो महादेवी वर्मा ही हैं। ये रामचंद्र शुक्ल को मानना पड़ा। और उन्होंने कहा कि पंत, प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। यानी छायावाद का किसी काल खंड को अगर प्रवृत्त्यात्मक तौर पर पहचान दिलाने वाली कोई कवित्री है तो वो महादेवी है। इस बात को रामचंद्र शुक्ल स्वीकार करते हैं। और बाकी जो अन्य रचनाकार हैं छायावाद के भीतर के, उनके लिए उन्होंने कहा कि वो तो केवल प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए जा सकते हैं, अन्यथा छायावाद की जो मूल भावना है उसको लेकर चलने वाली एकमात्र महादेवी हैं। ये स्वीकार करने में रामचंद्र शुक्ल को परहेज नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे घनानंद के लिए उन्होंने कहा कि घनानंद तो साक्षात रसमूर्ति हैं, लेकिन बावजूद इसके घनानंद को विश्लेषित कहाँ किया? फुटकल कवियों में, रीतिकाल के फुटकल कवियों में। तो ये रामचंद्र शुक्ल को, उनकी दृष्टि को, उनकी काव्य और साहित्य मर्मज्ञता को पहचानने में कोई संकट नहीं है कि जिस कवि या जिस रचनाकार की वो बात कर रहे हैं उसकी ताकत कहाँ है। लेकिन सवाल है कि साहित्य इतिहास क्या इतना ऑब्जेक्टिव होता है? साहित्य इतिहास भी सब्जेक्टिव होता है। साहित्य इतिहास में भी इतिहासकार का अपना चयन होता है, उसकी पसंद नापसंद होती है। और यही चीज़ रामचंद्र शुक्ल ने जगह जगह पर साहित्य इतिहास में रचनाकारों पर, उनकी रचनाओं पर लिखते समय प्रदर्शित की। और बाद में ये चीज़ें रूढ़ हो गई। इसको सवाल के दायरे में लाया ही नहीं गया। कबीर की उपेक्षा पर द्विवेदी जी का ध्यान जाता है, लेकिन कबीर की जो समकालीन अन्य महिला रचनाकार थीं, निर्गुण धारा के अंतर्गत बहुत सारी महिला कवित्रियाँ थीं, उमा, झीमाचारणी, पार्वती, और अब तो कुछ एक के छिटपुट चीज़ें मिलती भी हैं। उनकी चर्चा तक नहीं हुई और इस पर कोई
विवाद भी बाद में नहीं आया, ना तो प्रमुखता से किसी ने इस बात को उठाने की कोशिश की, क्यों जरूरत ही नहीं समझी उन चीज़ों पर बात करने की। तो यहाँ रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जब महादेवी पर ही बातचीत करते हैं, तो देखिए छायावाद पर जब इतिहास लिखा जाता है, छायावाद का इतिहास लिखा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, तो रामचंद्र शुक्ल प्रसाद पंत निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन लगभग 15 पन्नों में करते हैं, और सबसे अंत में महादेवी का संदर्भ आता है एक पैराग्राफ में। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है महादेवी के बारे में लिखते हुए, उसमें उपेक्षा, ठंडापन और हेय दृष्टि शामिल है। मैं वो कोटेशन आपके सामने रखना चाहूँगी। छायावादी, ये कोटेशन है इन्वर्टेड कॉमास में, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। रामचंद्र शुक्ल को छायावाद की जो मूल चेतना है और छायावाद की जो मूल विशेषता है रहस्यवाद, रहस्य का आवरण, उसको पहचानने में उसकी लानत मलामत करने में भी कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई गफलत नहीं हुई। उन्होंने ठीक पहचाना कि छायावाद के अंतर्गत रहस्यवाद या मिस्टिसिज्म जो है वो कितना घातक है, लेकिन वही मिस्टिसिज्म छायावाद की पहचान भी है। छायावाद को अगर अन्य कालखंड से कोई चीज़ अलग करती है तो वो रहस्यवादी चेतना ही है, जो, और उसका उत्स वो बंगाल और पश्चिम से जोड़ देते हैं। लेकिन बाद में रविन्द्रनाथ और दूसरे लोगों ने जिस तरह से कबीर के रहस्यवाद पर बात करते हुए और वेदांतियों के रहस्यवाद पर बात करते हुए उसकी भारतीयता सिद्ध की, वो अलग बहस का विषय है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल छायावाद की पहचान जिस चीज़ से बनती हुई मानते हैं, उसके लिए वो एक ही रचनाकार को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो हैं महादेवी। और महादेवी के लिए उन्होंने कहा कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। ठीक है, और इस रहस्यवाद के साथ उनका ट्रीटमेंट क्या है, किसी से छुपा नहीं है। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती। वे कहती हैं कि मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी हैं जो लोकोत्तर ही हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। पीड़ा का चस्का इतना है कि, और आगे बहुत कुछ लिखते हैं, पीड़ा का चस्का इतना है कि अब तक जो भाषा, अगर इसको भाषिक दृष्टि से विवेचित किया जाए तो रामचंद्र शुक्ल का जो दृष्टिकोण है, उनका जो आक्रोश है और उनकी दृष्टि में निहित जो हेय भावना है, वो छिपी नहीं है। पीड़ा का चस्का शब्द का प्रयोग वो अपने किसी प्रिय रचनाकार के लिए नहीं करते। ये चस्का उन्होंने महादेवी के लिए प्रयोग में बरता है। तो इसी तरह से मीरा के बारे में बात करते वो कहते हैं वो तो कृष्ण के प्रेम में बावली थी। अब बावला या बावली शब्द स्थानीय भाषा का शब्द है, ठीक है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जिस प्रदेश से आते हैं वहाँ बावला शब्द उस अर्थ में प्रयोग नहीं होता। वहाँ बावले का अर्थ है उन्मादी या पागल, जो अपने सेंस में, अपने ज्ञान में मतलब अस्थिर है, वह अपने सेंस में नहीं है। बावला वो है जो स्थिरमति नहीं है। अब क्या मीरा स्थिरमति नहीं थी? कृष्ण के प्रेम में वो बावली थी, ठीक है, लेकिन अगर बावले का अर्थ जिस तरह से भाषा में डिनोट होता है उसको अगर आप खोलें तो बावला किसी को कहना कोई सम्मान सूचक शब्द तो नहीं है। पीड़ा का इनको चस्का था, वेदना में ही रहना चाहती थी, ये कहना कोई सम्मान सूचक शब्द तो नहीं है। चस्का किसको होता है?
चस्का शब्द कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महादेवी को लेकर और उनकी रचनाओं को लेकर मीरा के संदर्भ में या अन्य जो जिनको इन्होंने कह सकते हैं कि जिनके लिखे का इन्होंने खंडन किया है, जिनके साथ इनका मन नहीं मिलता, जिसे समर्थन नहीं करते, जैसे कबीर के बारे में, नाथ सिद्धों के बारे में, उनके लिए इस तरह की एक हेय ध्वनि वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में सामंजस्य और समरसता या संतुलन, इसी तरह से लोक मंगल और सामाजिकता, इन तमाम जो कसौटियाँ उन्होंने और बनाई, इसमें लोक मंगल और सामाजिकता की जो कसौटी है, आप उसको भी ज़रा सा परखने की कोशिश कीजिए कि सामाजिक स्पेस, अगर सामाजिकता की हम बात करें तो सामाजिक स्पेस स्त्रियों के लिए कितना है, वंचितों के लिए कितना है, ऐसे लोगों के लिए जो वर्चस्व मूलक संबंध है उसमें नीचे ठहरते हैं, उनके लिए सामाजिक स्पेस कितना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामाजिकता और ये जो सामंजस्य है, ये किस चीज़ से बनाने की बात की जा रही है। सामंजस्य विरुद्धों का सामंजस्य है। अद्भुत टर्म का यूज़ किया है रामचंद्र शुक्ल ने कि विरुद्धों का सामंजस्य है। तो विरुद्धों के सामंजस्य, विरुद्ध किस समाज में पैदा होते हैं। और एक और भी दिलचस्प चीज़ है जो मुझे याद आ रही है, वो करुणा की बात करते हैं, लोक मंगल और करुणा की बात करते हैं। बार बार लोक मंगल की साधनावस्था, सिद्धावस्था, तमाम चीज़ें बताते हैं और वो करुणा का जिक्र बार बार करते हैं। ध्यान रखिएगा, करुणा किस समाज में आदर्श हो सकती है। करुणा उसी समाज में आदर्श हो सकती है जहाँ गैर बराबरी हो, जहाँ दूसरे के अधिकारों का हनन हो, आप किसी के अधिकार को नाजायज़ तरीके से हथियाए हुए हों। वहीं एक तबका करुणा करने लायक और एक तबका करुणा का विषय बनता है। अन्यथा बराबरी वाले समाज में, समता मूलक समाज में, जहाँ समान अधिकार की वकालत की जाती हो, उसका व्यवहार किया जाता हो, ऐसे समाज में करुणा की बहुत समाज उपयोगी भूमिका बचती नहीं है। तो ये जो साहित्यिक कसौटियाँ हैं इतिहास लेखन की, ये बड़े कह सकते हैं कि एकांगी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से निर्मित हैं, जिसमें पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण का अर्थ ये है कि पैट्रियार्कल आउटलुक केवल स्त्रियों के लिए नहीं, स्त्रियों के अलावा जितने भी वंचित और हाशिए के लोग हैं उनके लिए भी पैट्रियार्कल आउटलुक, जिसमें एक भावना संरक्षणवादी होती है, यानी हम आपके हित को आपसे बेहतर जानते हैं, तो हमें आपकी दशा को देखकर करुणा आती है। मसलन भिखारी कविता निराला की, और भक्तिकाल में तो राम से करुणा की गुहार ही की जाती है, सारे कवि करते हैं। केवल राम से ही क्यों, अपने इष्ट देव से वो करुणा की गुहार करते हैं कि करुणा करो और मुझ जैसे अधम पापी को उबारो। तुम्हारे नाम लेने से गणिका और अजामिल तर जाते हैं, तो मैं तो तुम्हारा भक्त ही हूँ, मुझ पर करुणा करो। और जब राम नहीं सुनते तो सीता या पार्वती से आग्रह किया जाता है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरो सुधी द्यायबो, और इस तरह से आगे है ये पंक्ति। तो हे माँ, कभी अवसर मिले तो मेरी सुधी राम को दिलाना कि एक अधम पापी उनका भक्त धरती पर है जिसके उद्धार की उनको चिंता करनी है। तो करुणा और भक्ति के अंतर्गत करुणा का स्वीकार पूरा भक्तिकाल करता है, और उसमें रामचंद्र शुक्ल को वो करुणा पसंद भी है। वो करुणा उनको आधुनिक काल तक उस करुणा और उस करुणा के भाव को व्याख्यायित करते हैं। लेकिन यहाँ ठहर के जरा सा ही सोचिए कि जो भक्ति की टर्मिनोलॉजी है, यानी मैं भक्ति काल में अभी शिफ्ट कर रही हूँ चूँकि बात चल पड़ी है, तो जो भक्ति की टर्मिनोलॉजी है, भक्ति का जो पद है, पदबंध है, जिसमें भक्ति
की कविता की विवेचना की गई है, उसमें आत्मा, परमात्मा, माया, मिथ्या और भी न जाने कितनी चीज़ें हैं, जो संसार है ना। और उसमें जो धारणा है वो ये है कि परमात्मा जो है वो परम सत्य है और आत्मा उस परम सत्य से बिछड़ गई है और उसी का अंश है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो सच्चित आनंद है, और आत्मा भी सच्चित आनंद है, उसी का अंश है, लेकिन उससे बिछड़ गई है। और उस आनंद को खोकर, जो परमात्मा के साथ सम्मिलन में उसके पास मौजूद था, उस आनंद को खोकर वो दुख में है, कष्ट में है। और उस दुख और कष्ट का निवारण तभी संभव है जब वह पुनः उस परमात्मा को प्राप्त कर ले। और भक्ति काल का सारा, चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, सूफी मार्गी हो या प्रेम मार्गी हो, है ना, ये सारा का सारा साहित्य फिर उसी दिशा में रपटने लगता है। लेकिन अगर आप भक्ति काल की पैमाइश को यहाँ से न देखकर आप खुद से ही सवाल पूछिए और एक बार मीरा की कविता के संदर्भ में पूछिए, तो आप पाएंगे कि मीरा की कविता के यहाँ मायावाद की तो चर्चा नहीं है। वो तो नहीं कह रही है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, वो तो कह रही है कि सास ननद ने इतना सताया है मुझे कि उनके सताने के बावजूद मैं अपनी टेक नहीं छोड़ रही। और उनकी कविताओं में जीवन का जो सामाजिक संबंध है, समाज के जो संबंध है, उनके जीवन के जो दुख दर्द हैं, वो बड़े प्रखरता के साथ आए। और वहाँ मायावाद का जिक्र न्यूनतम है, बल्कि ना के बराबर है। तो अगर हम इस मायावादी जो व्याख्या है, जिसमें माया, विद्या माया और अविद्या माया, और अंततः जो विद्या माया है वह सत माया है और अविद्या माया तम माया है, कुमार्ग पर ले जाने वाली माया है, और अविद्या माया से मुक्त होकर हम विद्या माया की तरफ जाएंगे तो परमात्मा मिलेंगे। और अविद्या माया जो है वो संसार में बांधे रखती है और विद्या माया मुक्त करती है। इस तरह की जो दार्शनिक व्याख्याएं हैं, ये अपने सिर के बल खड़ी दिखाई देंगी अगर हम मीरा को भक्तिकाल की विवेचना का आधार बनाएं। लेकिन मीरा के लिए तो हमारा हिंदी साहित्य इतिहासकार कह देता है कि वो बावली है। उसकी तो बात का मतलब ही क्या है, क्योंकि वो बावली है, दीवानी है कृष्ण के प्रेम में। तो दीवाने और बावले की बात का एक तरफ तो देखो, मीरा खुद कह रही है कि हेरी मैं तो दर्द दीवानी, वो दर्द दीवानी कहती है। और दर्द से अगर कोई दीवाना होता है तो उसके दीवानेपन का वो अर्थ नहीं है जो कबीर की उन्मन अवस्था का है। ये बुनियादी फर्क है, और इसको बिना सिंपैथी के, बिना सहानुभूतिपूर्ण इतिहास लेखन दृष्टि के नहीं समझ सकते, जो कि हमारे साहित्य इतिहासकारों ने गलती की है। और वो साधारण गलती नहीं है, असाधारण गलती है। और उस गलती को जैसे एक बार नहीं की गई, बार बार की गई। किसके इतिहास की बात करें हम? रामचंद्र शुक्ल को छोड़िए, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो मानवतावादी इतिहासकार ही थे, प्रगतिशील आउटलुक था उनका। कबीर को प्रतिष्ठित किया उन्होंने तुलसी की जगह, लेकिन उनको भी स्त्री रचनाकारों की याद नहीं आई, आधुनिक काल तक याद नहीं आई। भक्ति काल में कुछ नाम गिनाए, मीरा और महादेवी गिनाना स्त्री रचनाकार को गिनाना नहीं है, क्योंकि ये दो आइकॉनिक नाम हैं। लेकिन अन्य बहुत सारी रचनाकार वहाँ मौजूद हैं जिनकी रचनाएं मिलती हैं। तुलसीदास याद रहेंगे, रत्नावली याद नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? रत्नावली की भी तो रचनाएं मिलती हैं। ये तो वही दृष्टि हुई कि कालिदास की रचनाओं पर बात करेंगे और तिलोत्तमा केवल किंवदंती बनकर रहेगी। तो ये कैसे संभव है? साहित्य इतिहास लेखन में जितना महत्वपूर्ण है उपलब्ध तथ्यों की व्याख्या, उतना ही महत्वपूर्ण है नए तथ्यों की खोज। नए तथ्यों की खोज के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। अनंत लुप्त प्राय ग्रंथ खोजे गए, ग्रंथों की कई कई टीकाएं खोजी गई, उसमें उसके क्षेपक भी रहे, बहुत सारी उसमें असुविधाएं रही, लेकिन फिर भी उन असुविधाओं में विरुद्धों का सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई। यानी कोई एक तार्किक, एक विवेकपूर्ण नजरिया उसमें से निकालने की और कोई एक बात उसमें स्थापित करने लायक खोज ली गई। लेकिन स्त्रियों के ग्रंथों की खोज का कोई ऐसा प्रकल्प
नहीं उठाया गया, नहीं किया गया। जबकि राजस्थान में जो पुस्तकालय हैं, पुराने पुस्तकालय हैं, कलकत्ते के पुराने पुस्तकालय हैं, वहाँ पर स्त्रियों का लिखा हुआ और निजी संग्रहालयों में, राजाओं के संग्रहालय में रानियों का लिखा हुआ और सामंतों के द्वारा सहेजी गई जो पुस्तकालय हैं उनमें रानियों का लिखा हुआ और भी महत्वपूर्ण रचनाकारों का लिखा हुआ मिलता है। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं आदिकाल में नहीं लिख रही थीं या भक्ति काल में नहीं लिख रही थीं, वो आधुनिक काल में ही लिखने लगी, ऐसा भी नहीं है। ये जरूर हुआ कि गद्य के आरंभ के कारण और खास करके कथा साहित्य के प्रचुर मात्रा में लिखे जाने के कारण महिलाओं की आमद आधुनिक काल में लेखन के क्षेत्र में बड़ी संख्या में दिखाई देती है। लेकिन महिलाएं उसके पहले भी लिखती थीं। उन ग्रंथों को खोजने की कोशिश तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा नहीं की गई। उनके यहाँ से छपी हुई कुछ किताबें हैं जिसमें 100-200 साल में जो कुछ लुप्त प्राय है उनकी एक जानकारी दी गई है। उसमें भी महिलाओं, मैंने पूरी किताब ढूंढ डाली आधुनिक काल के, कुछ मैं नाम अभी भूल रही हूँ, उसमें रचनाकारों के नाम बताए गए हैं, उनके बारे में मामूली जानकारियाँ हैं कि इनकी भी कुछ मिलती है, इनका भी कुछ मिलता है, लेकिन उसमें महिलाओं के नाम पर सिर्फ एक महिला रचनाकार का नाम दर्ज है। ऐसा होता है क्या? आधी आबादी में आपको एक महिला रचनाकार मिले, वो भी 17वीं 18वीं शताब्दी के लुप्तप्राय रचनाओं पर बात कर रहे हैं आप तब, तो इससे जुड़ा एक सवाल और उठता है इतिहास का और इतिहास लेखन के सामने आने वाली चुनौती का। वो है संरक्षण का। वह समाज जो अपनी कह सकते हैं कि जो अपने रचनाकारों के लिखे हुए चीज़ों का संरक्षण न कर सके, उसको संरक्षण के लायक न समझे, वो समाज किस तरह का होगा? और उसका स्त्रियों के प्रति, दलितों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, उनके लिखे और जिए के प्रति क्या नज़रिया होगा, वो दिखाई देता है। संरक्षण का सवाल महत्वपूर्ण सवाल है स्त्री लेखन के संदर्भ में। संरक्षण का सवाल महत्वपूर्ण सवाल है दलित और अल्पसंख्यक के लेखन के संदर्भ में। लेकिन इस संरक्षण का जो पक्ष है वह मुख्य धारा के लेखन के लिए अहम नहीं बनकर उभरता। उनकी विशेष क्यों नहीं ऐसा हो सकता था कि विशेष अनुदान दिया जाता महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों और हाशिए के लोगों के लिखे हुए को खोजने और उनको संकलित संवर्धित करने के लिए? जब इतने करोड़ों अरबों के ग्रांट दिए जाते हैं आज़ादी के बाद, क्या ये संभव नहीं था कि हम अपने विदुषियों के, अपने पूर्वजाओं के, अपने हाशिए के रचनाकारों के लिखे को खोजने का प्रयत्न करते? या हमने मान लिया था कि स्त्री के लेखन में कुछ ऐसा होता ही नहीं है जिसे संरक्षित किया जाए, या स्त्री के अलावा जो अन्य हाशिए के लोग हैं वो कलात्मक दृष्टि से इतने शून्य हैं कि उनके लिखे को संरक्षित करने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है? लेकिन मौखिक परंपरा में वो चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ी बहुत मिल जाती हैं, लेकिन मुश्किल क्या है कि उनको लेकर भी जो सांस्कृतिक तौर पर संरक्षण का प्रयास किया जाना चाहिए वो मौजूद नहीं है। मैं आखिरी एक बात जो दिशा के तरफ संकेत करता है, वो कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें कहना चाहा था, जितना कह पाई हूँ क्योंकि आपके समय की भी सीमा है। मैं आखिरी एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अभी अगर हम इतिहास लिखना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम अभी के संदर्भ में बात करें तो हमें इतिहास लेखन के लिए दो दृष्टियाँ पकड़ के रखनी चाहिए। ये हमें बहुत मदद करेंगी, नई चीज़ों को समझने में मदद करेंगी, इतिहास के उन विलुप्त जगहों को, खाली और रिक्त स्थानों को भरने में मदद करेंगी जो दो कड़ियों के बीच गायब हैं। अमीर खुसरो के बाद हिंदी का कोई लेखक नहीं है। 12वीं शताब्दी में अमीर खुसरो और उसके बाद पूरा एक शून्य, और फिर खड़ी बोली हिंदी 19वीं शताब्दी में 1873 में नई चाल में ढली। ये क्या तर्क हुआ? और इस तर्क को हम क्यों मानते चले आ रहे हैं? क्यों नहीं हमारे मन में सवाल उठता?
तो मैं दो दृष्टियों की चर्चा करके, चूंकि आप सब प्रबुद्ध हैं, इसमें ऐसा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप सहमत असहमत होंगे, लेकिन मैं दो दृष्टियों की बात करना चाहूँगी जो हमारे अभी के समय में अगर कोई इतिहास लिखता है, शोध करता है, तो उसके लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। वो दो दृष्टियाँ हैं, सांस्कृतिक अध्ययन दृष्टि और स्त्रीवादी अध्ययन दृष्टि। सांस्कृतिक अध्ययन दृष्टि के जरिए आप उन तमाम भेदों को पहचान सकते हैं, उन तमाम प्रतिनिधित्व के सवालों को ठीक ठीक रेखांकित कर सकते हैं जिनका प्रतिनिधित्व मुख्य धारा के इतिहास लेखन में है ही नहीं, या है तो बस टोकन के तौर पर। और स्त्रीवादी अध्ययन दृष्टि आपको उस सहानुभूति, संतुलन की जगह सहानुभूति और सहिष्णुता के औजार से लैस करेगी, जिससे आप सिर्फ अपने प्रिय विषय के लिए ही नहीं बल्कि अपने से इतर अन्य विषयों के प्रति भी सहनशील बन सके, जो कि मुख्य धारा के इतिहास लेखन में गायब है। आज के लिए इतना ही, और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरा ख्याल है मैंने अपना टाइम पूरा किया है। आप कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम